नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल TTL यानी ट्रेंड तक लाइव में। दोस्तों, आज मैं एक एनालिसिस आप लोगों के सामने रखूंगा जिससे आप लोगों को काफी इजी हो जाएगा कि कहाँ निवेश करें। कहाँ निवेश करें मेरा मतलब है कि गोल्ड आज के डेट में, जैसा आप सभी जानते हैं कि आसमान छू रहा है, और उस गोल्ड में भी दो टाइप के गोल्ड हो गए हैं। एक तो फिजिकल पारंपरिक गोल्ड जो हम पहले खरीदते आए हैं, और दूसरा है डिजिटल गोल्ड जो कि आजकल हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। तो इन दोनों में बेनिफिशियल कौन है हमारे लिए, आज हम इसके बारे में पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे, सो दैट आपको इस वीडियो के बाद एटलीस्ट इतना जरूर समझ में आ जाएगा कि किस गोल्ड में आपको इन्वेस्टमेंट करने से आपका पैसा बढ़ेगा, ग्रोथ होगा उसमें, या किस में स्लो ग्रोथ होगा या डाउन होगा। तो वीडियो पूरे एंड तक देखिएगा, आप काफी कुछ इस वीडियो से सीखेंगे। काफी लर्निंग वीडियो है। और ये मैं छोटा सा डिस्क्लेमर आपको के आगे ये वीडियो से पहले मैं देना चाहूंगा कि मैं कभी कभी किसी भी चीज का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया है। आप लोग देखिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए एंड यू विल टेक योर ओन डिसीजन विद योर ओन माइंड। सो प्लीज बिना लेट किए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोना भारत में शायद ही कोई हो जिसे इसमें दिलचस्पी ना हो, लेकिन 2025-26 में सोना खरीदने का मतलब क्या कुछ बदल रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या ये अब भी वो भारी भरकम गहने हैं या बस एक क्लिक की बात? सही। हमारे पास जो सामग्री है आज, वो इसी दिलचस्प सवाल पर थोड़ी रोशनी डालती है। अच्छा। इन दस्तावेजों के अनुसार 2025-26 में सोने की कीमतें तो खैर आसमान छू ही रही हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात शायद ये है कि सोना अब सिर्फ पारंपरिक संपत्ति नहीं रहा। मतलब ये एक स्मार्ट डिजिटल एसेट भी बन गया है या बन रहा है। हाँ, ये डिजिटल वाला एंगल काफी तेजी से उभर रहा है। तो आज की हमारी चर्चा का क्या कहते हैं मुख्य केंद्र यही है। आने वाले 2 सालों में निवेश के नजरिए से कौन सा सोना ज्यादा चमकेगा, फिजिकल यानी ठोस सोना या फिर डिजिटल सोना? ये सवाल तो बहुत लोगों के मन में होगा। बिल्कुल। और जानकारी ये भी बताती है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। ये बहुत बड़ा बाजार है। हाँ, बहुत बड़ा। और डिजिटलीकरण ने यहाँ निवेश के तौर तरीके बदलने शुरू कर दिए, ये साफ दिख रहा है। तो चलिए इन स्रोतों की थोड़ी गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 2025-26 के लिए बेहतर रिटर्न और ज्यादा सुरक्षा कहाँ मिल सकती है। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरुआत पारंपरिक सोने से करते हैं, यानी फिजिकल गोल्ड। सामग्री इस बात पर जोर देती है कि भारत में इसका भावनात्मक महत्व बहुत ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल, स्टेटस सिंबल भी है, हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। और कीमतें 2025 में 1 तोला सोना, जैसा कि दस्तावेज बता रहे हैं, 75,000 रुपए के पार जा चुका है। हाँ, और विश्लेषण ये भी दिखाता है कि 2026 तक ये 85,000 से 90,000 रुपए तक पहुंच सकता है। बाप रे। हाँ, मतलब कीमत बढ़ने की गुंजाइश तो साफ दिख रही है। लेकिन यही दस्तावेज फिजिकल गोल्ड से जुड़ी कुछ व्यवहारिक दिक्कतों की तरफ भी इशारा करते हैं। जैसे इसे तुरंत बेचने में मुश्किल, मतलब तरलता की थोड़ी कमी, और इसे सुरक्षित रखने की चिंता और लागत, भंडारण जिसे कहते हैं। हाँ, ये तो है, लॉकर वगैरह का खर्चा। अच्छा, इन चुनौतियों के बावजूद सामग्री फिजिकल गोल्ड के पक्ष में क्या तर्क देती है? लोग इसे क्यों खरीदते हैं? देखिए, मुख्य रूप से 2 बातें सामने आती हैं। एक तो वो सोना हाथ में होने का एक मनोवैज्ञानिक सुकून है ना, एक तरह का सुरक्षा का एहसास। हाँ, टेंजिबल है, देख सकते हैं, छू सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, इसे जरूरत पड़ने पर कर्ज लेने के लिए आसानी से गिरवी रखा जा सकता है। कई लोगों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट रहता है। सही कहा। और अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें, यानी नुकसान, सामग्री में क्या कमियां बताई गई हैं? कमियां भी कम नहीं है असल में। पहली बात तो वही, इसे सुरक्षित रखने के लिए लॉकर का खर्चा, या फिर घर में रखें तो चोरी या गुम होने का डर हमेशा बना रहता है। दूसरी बात, खरीदते वक्त ही 10% से 15% तक मेकिंग चार्ज लग जाता है। ये सीधा सीधा आपकी लागत बढ़ा देता है। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। और फिर जब आप इसे बेचने जाते हैं तो शुद्धता को लेकर सवाल उठ सकते हैं, और जौहरी अक्सर कीमत में थोड़ी कटौती कर ही लेते हैं। अच्छा।
दिलचस्प बात यह है कि लोग अक्सर भावनात्मक लगाव के चलते इन वित्तीय नुकसानों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये भावनात्मक सुरक्षा बनाम वित्तीय कुशलता का एक क्लासिक मामला है। हाँ, ये भावनात्मक पहलू तो बहुत मजबूत है भारत में। तो कुल मिलाकर ये जो विश्लेषण हमें मिला है उसके आधार पर फिजिकल गोल्ड भावनाओं का निवेश ज्यादा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। वित्तीय नजरिए से देखें तो मेकिंग चार्जेस, स्टोरेज कॉस्ट और बेचने में होने वाली संभावित कटौती, ये सब इसके रिटर्न को थोड़ा धीमा कर देती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं डिजिटल गोल्ड पर। ये अपेक्षाकृत एक नया तरीका है सोने में निवेश का। हाँ, काफी नया। और सामग्री बताती है कि पिछले सिर्फ 2 सालों में इसकी मांग 3 गुना बढ़ गई है। 3 गुना, ये तो बहुत तेज ग्रोथ है। हाँ, और ये फोन पे, ग्रो, पेटीएम, अमेज़न जैसे जाने माने प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। मतलब पहुंच बहुत आसान हो गई है। हाँ, और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन दस्तावेजों से उभर कर आ रही है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। क्या? वो ये कि 2025-26 के दौरान भारत में सेबी और आरबीआई दोनों बड़े नियामक डिजिटल गोल्ड के लिए एक स्पष्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने पर काम कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी खबर है। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। इससे न सिर्फ निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा बल्कि ये इस संपत्ति को और ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगा। मेरे ख्याल से ये गेम चेंजर हो सकता है। ये रेगुलेशन वाली बात तो वाकई तस्वीर बदल सकती है। तो सामग्री डिजिटल गोल्ड के मुख्य फायदे क्या गिनाती है? क्या प्लस पॉइंट्स हैं? फायदे काफी आकर्षक हैं जैसा विश्लेषण दिखाता है। सबसे पहले आपको हमेशा 24 कैरेट शुद्ध सोना मिलता है, शुद्धता की 100% गारंटी। अच्छा, फिजिकल में ये हमेशा नहीं होता है ना? नहीं, उसमें 22 कैरेट भी होता है। मिलावट की आशंका भी रहती है कभी कभी। डिजिटल में ये चिंता नहीं। दूसरा, आप सिर्फ 1 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 1 रुपए से? हाँ, ये इसे छोटे निवेशकों और जो लोग नियमित बचत करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन बनाता है। तीसरा, इसे आप हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। मतलब लिक्विडिटी बहुत हाई है। बिल्कुल, पैसों की जरूरत पड़ने पर इसे तुरंत नकदी में बदलना बहुत आसान है। और चौथा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई मेकिंग चार्ज या लॉकर शुल्क नहीं लगता। कोई मेकिंग चार्ज नहीं? नहीं, तो आपकी लागत कम रहती है और रिटर्न बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी सुविधा, शुद्धता, कम लागत और हाई लिक्विडिटी। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या डिजिटल गोल्ड की राह में कोई रोड़े भी हैं? सामग्री कुछ चुनौतियों का जिक्र करती है। हाँ, बिल्कुल। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। 2 बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं। एक, अगर आप अपने डिजिटल होल्डिंग को फिजिकल सोने में बदलवाना चाहते हैं, मतलब कोई सिक्का या बार मंगवाना चाहते हैं, हाँ, घर पे, तो आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है। ये एक अतिरिक्त लागत है। दूसरा, लंबी अवधि के निवेश पर लगने वाले टैक्स के नियम अभी थोड़े, कह सकते हैं, अस्पष्ट हैं। अच्छा, टैक्स वाला मामला अभी क्लियर नहीं है। पूरी तरह नहीं। हालांकि सामग्री ये भी संकेत देती है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ ही संभवतः वित्त वर्ष 2026 तक टैक्स को लेकर भी पूरी स्पष्टता आ जाएगी। इससे एक अहम सवाल उठता है, जैसा कि रिपोर्ट्स में भी कहा गया है, कि रेगुलेशन और टैक्स संबंधी नियम कितनी जल्दी और कितनी स्पष्टता से लागू होते हैं, क्योंकि यही बातें बड़े पैमाने पर निवेशकों के फैसलों को प्रभावित करेंगी। सही बात है, रेगुलेटरी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। यहीं पर एक और दिलचस्प अनुमान पर गौर करना चाहिए जो इन स्रोतों में मिलता है। बताइए। अनुमान ये है कि 2026 तक डिजिटल गोल्ड को आधिकारिक तौर पर रेगुलेटेड कमोडिटी यानी एक विनियमित वस्तु का दर्जा मिल सकता है। ओह, रेगुलेटेड कमोडिटी। हाँ। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका मतलब होगा कि इसका भरोसा लगभग वैसा ही हो जाएगा जैसा शेयर बाजार में लिस्टेड सिक्योरिटीज का होता है। अच्छा। ये भारत में डिजिटल संपत्ति को अपनाने की दिशा में एक, मैं कहूंगी, क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। ये तो भविष्य की एक बहुत ही रोमांचक तस्वीर पेश करता है। चलिए, अब उस सीधी तुलना पर आते हैं जो सामग्री में दी गई है। 2025-26 के नजरिए से फिजिकल और डिजिटल गोल्ड को किन पैमानों पर तौला गया है? तो अगर हम दोनों को साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? हाँ, विश्लेषण कई महत्वपूर्ण पैमानों पर दोनों की तुलना करता है जो निवेशकों को फैसला करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले सुरक्षा। हाँ, ये सबसे जरूरी है। फिजिकल गोल्ड में चोरी या खोने का भौतिक जोखिम हमेशा रहता है ना? डिजिटल गोल्ड को भरोसेमंद कंपनियों द्वारा प्रबंधित बीमाकृत वॉल्ट में सुरक्षित रखा जाता है। ये असल में आपके नाम पर सोना होता है, बस डिजिटल रूप में दर्ज।
ठीक है, तो वो भौतिक जोखिम यहाँ नहीं है। ठीक है। दूसरा, तरलता यानी लिक्विडिटी। फिजिकल सोना बेचने के लिए आपको जौहरी के पास जाना पड़ता है, मोल भाव करना पड़ सकता है, समय लगता है। हाँ, तुरंत नहीं बिकता। बिल्कुल। डिजिटल गोल्ड आप अपने ऐप या वेबसाइट से सेकंडों में खरीद या बेच सकते हैं। ये तो बड़ा अंतर है। फिर शुद्धता। फिजिकल गोल्ड लेते समय 22 कैरेट या 24 कैरेट का भ्रम हो सकता है और शुद्धता पर शक की गुंजाइश रहती है। डिजिटल गोल्ड हमेशा प्रमाणित 24 कैरेट होता है, 99.9% या 99.5% शुद्ध। ये भी क्लियर है। न्यूनतम निवेश। फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए कम से कम 1 ग्राम तो लेना ही पड़ता है, जो आजकल 7,000-8,000 रुपए का है। हाँ। डिजिटल गोल्ड में आप 1 रुपए जितनी छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। वाह। और रखरखाव की लागत। फिजिकल गोल्ड के लिए लॉकर का सालाना किराया देना पड़ सकता है। डिजिटल गोल्ड रखने के लिए आमतौर पर कोई वॉल्ट स्टोरेज फीस नहीं लगती। कुछ प्लेटफॉर्म शायद एक सीमा के बाद मामूली शुल्क लें, पर शुरुआती निवेश पर नहीं। अच्छा, टैक्स नियम जिसका जिक्र हमने किया था। हाँ, फिजिकल गोल्ड पर टैक्स के नियम स्थापित हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगते हैं। डिजिटल गोल्ड के लिए, जैसा हमने बात की, 2026 तक नियमों में और स्पष्टता आने की उम्मीद है, खासकर लॉन्ग टर्म गेन्स टैक्स को लेकर। ठीक है, और आखिरी, भविष्य में वृद्धि की संभावना। सामग्री का आंकलन है कि फिजिकल गोल्ड की मांग बनी रहेगी, लेकिन वृद्धि शायद मध्यम गति से होगी। वहीं डिजिटल गोल्ड की मांग और मूल्य में तेज वृद्धि की संभावना है। क्यों? क्योंकि भारत में लोग तेजी से डिजिटल माध्यमों को अपना रहे हैं, तो इसका एडॉप्शन रेट काफी हाई रहने की उम्मीद है। ये तुलना तो काफी चीजें साफ कर देती है। अच्छा, इन स्रोतों में 2025-26 के लिए विशेषज्ञों की क्या सलाह दी गई है? वो क्या सुझाव दे रहे हैं फाइनली? जानकारों की राय को सामग्री में काफी स्पष्ट रूप से बताया गया है। उनका मानना है, पहला, अगर लक्ष्य लंबी अवधि में संपत्ति बनाना है, मतलब प्योर इन्वेस्टमेंट, हाँ, विशुद्ध निवेश के नजरिए से देख रहे हैं, तो डिजिटल गोल्ड बेहतर विकल्प है। वजह वही, कम लागत, ज्यादा तरलता, शुद्धता की गारंटी। ठीक है। लेकिन अगर सोना भावनात्मक जुड़ाव, पारिवारिक परंपरा या तोहफे देने के लिए चाहिए, जो भारत में बहुत होता है, हाँ, तो फिजिकल गोल्ड का महत्व बना रहेगा। उसका एक अलग एहसास है, उसे नकारा नहीं जा सकता। सही है। और जो सबसे व्यवहारिक तरीका सुझाया गया है, वो है मिला जुला रास्ता अपनाना, हाइब्रिड अप्रोच। हाँ बिल्कुल। अपने कुल सोने के निवेश का लगभग 70% हिस्सा डिजिटल गोल्ड में रखें और 30% फिजिकल गोल्ड में। 70-30 का रेशियो। हाँ, इससे आपको डिजिटल की कुशलता और फिजिकल का वो भावनात्मक संतोष, दोनों का संतुलन मिल सकता है। ये एक बैलेंस्ड व्यू लगता है। तो इन स्रोतों के विश्लेषण से 2025-26 के लिए सोने में निवेश की कहानी काफी दिलचस्प मोड़ लेती दिख रही है। हाँ, वाकई ऐसा लग रहा है कि डिजिटल गोल्ड एक नए जमाने का ज्यादा सुरक्षित, सुविधाजनक और कॉस्ट इफेक्टिव यानी लागत प्रभावी विकल्प बनकर उभर रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसे सिर्फ एक निवेश मानते हैं। बिल्कुल, निवेश के पैमाने पर तो ये खरा उतरता दिख रहा है। वहीं फिजिकल गोल्ड अपनी पारंपरिक पकड़ बनाए हुए है। ये भावनात्मक तौर पर मजबूत है, लेकिन निवेश पर रिटर्न के मामले में शायद थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, खासकर जब हम अतिरिक्त लागतों को ध्यान में रखते हैं। हाँ, वो मेकिंग चार्ज और स्टोरेज कॉस्ट रिटर्न को कम कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? आई थिंक काफी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट आपको जो भी डाउट्स है, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है, आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस पर पूरा आपको रिप्लाई करूंगा, और अगर पॉसिबल हो सका तो मैं उस पर पूरा एक एनालिसिस वीडियो भी डाल दूंगा। तो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करिए, ताकि बाकी लोगों में ये इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे, ये इंफॉर्मेशन, जिससे वो अपना एक अच्छा ग्रोथ कर सके अपने वेल्थ का। तो थैंक यू वेरी मच